क्योंकि मैंने बात की हुई है एंड आई ओ दैट कि मैंने 3:30 बजे क्या करना है, ASNPO शुरू कर देना है। तो मैं थोड़ी देर साथ साथ चाय पीता हूँ, साथ साथ आपसे बातें करता हूँ कि जनाब आपने मुझे बताना है कि ASNPO में मुश्किल क्या लगता है आपको। साथ साथ चाय कैसे पीऊँगा, ऐसे बैठ के चाय पीऊँगा और आप बताएंगे क्या क्या चीज़ मुश्किल लगती है। यहाँ से माइक ऑन हो जाएगा और मैं बातें करता जाऊँगा आपके साथ। हाँ जी बताएं जी, कुछ भी मुश्किल नहीं लगता? क्या चीज़ मुश्किल लगती है ASNPO में? यह सारा ही मुश्किल है? टाइम मैनेजमेंट नहीं होती है। तो टाइम मैनेजमेंट का तो तरीक़ाकार है, आसान पहले मुश्किल बाद में। ये पेपर के अंदर भी और क्या नाम है, हर क्वेश्चन के अंदर भी इसी तरीके से काम होता है जी। टाइम मैनेजमेंट का तो एक जनरल रूल है ना, जनरल इशू है। क्यों बच्चों? टाइम मैनेज अगर आप लोग कर लें और अच्छा सा कर लें तो फिर सारे बच्चे पास ना हो जाएं। एक छोटा सा रूल है, आप 2 सवाल मुकम्मल करें, बाकी सारे करें ज़रूर, लेकिन कोई 40% पे होगा, कोई 70% पे होगा, कोई 80% पे होगा, कोई 90% पर होगा। मैं इसी तरह से पास हुआ हूँ। मैं अगर बन सकता हूँ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान का हर बच्चा बन सकता है। कम से कम आप लोग तो आराम से बन सकते हैं। यू पीपल आर जीनियस पीपल माशाल्लाह। हमारे ज़माने से जितनी जनरेशन आगे जाती है ना, वो एक नई जनरेशन जीनियस पैदा होती है जी। नहीं ऐसे ना करें, बहुत आसान है, हो जाते हैं, लेकिन जब पेपर में जाते हैं तो फिर नहीं होते। अच्छा गए नहीं अभी तक? क्या रीसेंट भी हो जाते हैं? रीसेंट, चले मैं कोई एंट्री पूछ लेता हूँ। लाइफ मेंबरशिप की एंट्री क्या है? लाइफ मेंबरशिप रिसीव की है, उसकी एंट्री क्या है जी? NPO अभी तो आपने कहा है कि बेटा, आपने कहा कि जी बड़े आसान से सवाल जी। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल एंट्री इट इज़। अगर ऐसी एंट्रियां होंगी तो फिर पास हो सकते हैं बाकी जगहों पे सही करके, बाकी काम सही करके, लेकिन ये एंट्री तो मेरे लिए नया नॉलेज है। चलें जी, एक एंट्री लिखें। एंट्री लिखें सारे बच्चे। कैश को करें डेबिट। क्या करें? कैश करें डेबिट। और इनकम को करें क्रेडिट। पहले नंबर पर इनकम क्रेडिट होगी एक चीज़। दूसरा क्रेडिट करें डेफर्ड लायबिलिटी को। तीसरा क्रेडिट करें फंड को। एक डेबिट किया है आपने कैश, 3 किस्म के क्या किए आपने? क्रेडिट। इनकम को क्रेडिट किया है, डेफर्ड लायबिलिटी को क्रेडिट किया है, या फंड को क्रेडिट किया है। इन 3 में से कोई एक सूरत हाल होगी आपकी इनकम रिसीव होने की। क्या होगी? इन 3 सूरतों में से जाएगी बस, और कोई चौथी सूरत नहीं है। कितनी सूरतें हैं? या इनकम में जा सकती है, या डेफर्ड लायबिलिटी बन सकती है, या फंड में जा सकता है। फंड मींस इक्विटी एंड लायबिलिटी पढ़ा करते थे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, यहाँ पे फंड एंड लायबिलिटी। और 3 किस्म के फंड्स हो सकते हैं। कौन कौन से?
जी, फंड के नाम भी याद नहीं है। एक होते हैं अनरेस्ट्रिक्टेड फंड्स, एक होते हैं रेस्ट्रिक्टेड फंड्स, और एक होता है एंडोमेंट फंड। कितने किस्म के नाम बताए? 3 फंड्स के नाम बताए हैं। कौन कौन से? एक रेस्ट्रिक्टेड, एक अनरेस्ट्रिक्टेड और एक एंडोमेंट। ये एंडोमेंट क्या होता है? एंडोमेंट फंड बोलते हैं आपको एक पैसा मिला, ये रेस्ट्रिक्टेड होता है। किसकी टाइप है? रेस्ट्रिक्टेड फंड की टाइप है एंडोमेंट। आपको जो पैसा मिला है उसकी एंट्री फिर हो जाएगी कैश, डेबिट और फंड क्रेडिट। 3 में से एक चीज़, एंडोमेंट फंड क्रेडिट। ये पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा और जो एनपीओ है इसको यूज़ नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती? इसे यूज़, इस पैसे को यूज़, इस पैसे को इन्वेस्ट करेगी बैंक में, बैंक से इंटरेस्ट आएगा, जो इंटरेस्ट आएगा उसको यूज़ कर सकती है। दिस इज कॉल्ड द एंडोमेंट। मीन्स पैसा इन्वेस्टेड है। आसान अंदाज में समझाना बड़ा आसान सा है कि बैंक में इन्वेस्ट कर दिया। अदरवाइज जैसे भी इन्वेस्ट हुआ है, जैसे भी कहा गया है कि इसे इन्वेस्ट करना है, शेयर्स खरीद के रखने हैं या कोई और इन्वेस्टमेंट करनी है, दैट्स समथिंग डिफरेंट थिंग। जो उससे इनकम जनरेट होगी उसको यूज़ कर सकती है एनपीओ। नहीं, सेम नहीं रहेगी, कोई लाजमी नहीं है। इंटरेस्ट इनकम जो आएगी उसको हम यूज़ कर सकते हैं, बस ये चीज़ है एंडोमेंट फंड। ठीक, उसके अंदर से कुछ परसेंटेज एंडोमेंट फंड को भी हो सकती है कि हमें देनी हो, दैट इज़ आल्सो पॉसिबल। तो जितना हम यूज़ कर सकते हैं उसको इनकम में लिखेंगे, बाकी को फंड में लेकर जाएंगे। ये बताएं, आप आई कैप को एक फ़ीस देते हैं। आई कैप सबसे पहली बात है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, योर फेवरेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो आपकी सबसे फेवरेट तो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप हर साल क्या देते हैं? सब्सक्रिप्शन देते हैं। क्या देते हैं? सब्सक्रिप्शन देते हैं। तो आई कैप के लिए सब्सक्रिप्शन एक इनकम होगी, डेफर्ड लायबिलिटी बनेगी या फंड में जाएगी? बताएं। ये डोनेशन टाइप, सब्सक्रिप्शन टाइप, ये सादी वाली चीज़ें हैं, ये इनकम में जानी है। कहाँ में जानी है? इनकम में। हमसे भी पैसे लेती है आई कैप, ये नहीं है कि नहीं लेती, हम भी एनुअल सब्सक्रिप्शन पे करते हैं। ठीक, तो हमसे भी पैसे लेती है और वो भी क्या होगी? वो आई कैप के लिए क्या होगी? इनकम होगी। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सब्सक्रिप्शन जो आती है वो क्या होती है? इनकम होती है। डन। डोनेशन, सादी सी डोनेशन आई है, एक बंदा आया और पैसे दे दिए। क्या एंट्री पास होनी चाहिए? कैश डेबिट होना चाहिए। ये तो सबको आता है, कैश डेबिट होना है। और इतना तो कर लिया करो ना, आधी एंट्री ठीक हो जाती है इतने से। कितनी? आधी एंट्री ठीक हो जाती है। What should be credit? Should it be fund? Should it be deferred liability? Should it be income? किस चीज़ को? मैं सवाल क्या पूछा था? डोनेशन। बेटा डोनेशन देखनी पड़ेगी आई किस मकसद के लिए। अगर कुछ ना लिखा हो, कुछ नहीं लिखा हुआ, फिर ये सादी वाली इनकम है, इनकम बना देंगे। डन। अब अगर पैसा किसी ने दिया, इसको कंट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंट्रीब्यूशन। पैसा दिया है किसी ने और कहा है कि ये आपके करंट ईयर के एक्सपेंसेस के लिए है, फिर क्या करेंगे? तो बेटा करंट ईयर के एक्सपेंसेस के लिए है, मीन्स ख़त्म हो जानी है ये करंट ईयर के एक्सपेंसेस। इस साल में जो एक्सपेंसेस करने हैं उसके लिए पैसा अगर आ रहा है तो मीन्स ये ख़त्म हो जाना है इसी साल में, ये अगले सालों के लिए नहीं है, जस्ट फॉर 1
ईयर मींस कैश डेबिट करेंगे और कंट्रीब्यूशन इनकम या कोई भी इनकम का नाम देंगे और वो क्रेडिट कर देंगे। तीन पॉसिबिलिटीज़ बताई हैं, इनकम, डेफर्ड लायबिलिटी और फंड। तीन जगहों पर ये इनकम जा सकती है। देखना होगा कि जी किस किस्म की है इनकम। जैसा IAS 20 थोड़ी देर पहले पढ़ा, तकरीबन वैसी चीज़ें ही हैं। आपको इनकम दी किसी ने पैसा दिया फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस, करंट ईयर के भी और अगले 4 सालों के लिए। आप क्या करें? आप क्या करेंगे? अब इसे इनकम में सारे की सारी को ले जाऊं, डेफर्ड लायबिलिटी में लेकर जाऊं, या फिर इसे फंड में ले जाऊं? जी, 1 साल को कंट्रीब्यूशन में डाल दें, बाकी सारे सालों को डेफर्ड लायबिलिटी। थोड़ी देर पहले आपने IAS 20 सीखा, क्या किया करते थे जब भी आती थी तो पैसे आते थे तो पहला स्टेप होता है कैश डेबिट, डेफर्ड लायबिलिटी क्रेडिट, और दूसरा स्टेप होता है कि डेफर्ड लायबिलिटी डेबिट और इनकम क्रेडिट। तो सेम वही वाला काम करेंगे, चली जाएगी ना, प्रॉफिट एंड लॉस में चली जाएगी। आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है कि पहले 1 साल की क्या करेंगे, इनकम में लेके जाएंगे और बाकी सालों को डेफर्ड लायबिलिटी में एडअप कर देंगे। आपने एक सिंगल एंट्री बता दी, मैंने 2 एंट्रीज के ज़रिए वही काम किया। ये बताएं, एक बंदा आया और उसने कहा कि जनाब ये वाला जो पैसे मैं दे रहा हूँ ना, ये आपने यूज़ करने हैं किसके लिए? इससे आपने एम्बुलेंस खरीदनी है। नाउ व्हाट? इससे पिछली जो मैंने डिस्कशन की थी वो भी रेस्ट्रिक्टेड थी। एक थी बिल्कुल जनरल डोनेशन, एक थी कि करंट ईयर के एक्सपेंसेस के लिए। ये भी क्या थी? रेस्ट्रिक्टेड थी। रेस्ट्रिक्ट कर दिया आपको, क्या कर दिया? रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि ये किस लिए है? करंट ईयर के एक्सपेंसेस के लिए है। ये किस लिए है? एम्बुलेंस के लिए है। ये किसके लिए है? अगले सालों के एक्सपेंसेस के लिए है। ये किस लिए है? लैंड खरीदने के लिए है। ये किस लिए है? बिल्डिंग बनाने के लिए। ये सारी क्या है? रेस्ट्रिक्टेड ही हैं। असल में हमें मसला आता है रेस्ट्रिक्टेड के अंदर ही। अब रेस्ट्रिक्टेड की इतनी सारी किस्में हैं, इनको करना है हमें आसान। IAS 20 बिल्कुल इससे मिलता जुलता है। IAS 20 सोच लोगे ये भी हो जाएगा। IAS 20 के अंदर ये बताएं, एक एसेट लिया, उससे रिलेटेड ग्रांट मिली है, क्या एंट्री पास करेंगे? कैश डेबिट, डेफर्ड लायबिलिटी क्रेडिट करते हैं ना, उसके अगेंस्ट एसेट खरीद लेते हैं, एसेट डेबिट और बैंक क्रेडिट। और अगले सालों में क्या करते रहते हो? एमोटाइज करते रहते हो, डेफर्ड लायबिलिटी डेबिट और इनकम। बस यहाँ पर नेट ऑफ मेथड नहीं है। स्टेट AS&PO में नेट ऑफ मेथड नहीं है। कौन सा मेथड है? सिर्फ और सिर्फ इनकम वाला, ट्रांसफ़र करने वाला, एंड नथिंग एल्स। चलें जी, मैंने चाय पी ली है और अब मैं वापस आता हूँ। सर कैमरा एडजस्ट कर दीजिएगा। अच्छा जी जनाब, जूम वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेटा। असल में थोड़ी बहुत देर बाद जाके चेक करना होते हैं मैसेजेस, टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट होता है। जूम के प्यारे प्यारे से बच्चों, प्यारे प्यारे जूम के बच्चे सुन रहे हैं, काइंडली बुरा ना मनाइए। कौन से स्टैंडर्ड की चेंजेस की बात कर रहे हैं बेटा?
ASNPO, NPO के अंदर चेंजेस तो नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए आसान ज़रूर कर रहा हूँ, ठीक है। तो बस ध्यान लगा के ज़रा सा सुनना है, आपकी मुश्किलें जो है ना आसान हो जाएंगी इंशाल्लाह। अब मैसेजेस पे मैसेज काइंडली नहीं करने। हाँ, कैसे आसान हो जाएंगी तो ये भी देखिएगा ना, आसान होती हैं कि नहीं होती हैं। जनाब एंट्रीज को बेस करें, कैश डेबिट, कंट्रीब्यूशन इनकम क्रेडिट हो सकती है, डेफर्ड इनकम यानी लायबिलिटी क्रेडिट हो सकती है, फंड क्रेडिट हो सकता है। दीज आर द 3 पॉसिबिलिटीज़ इन दी जर्नल एंट्रीज जो आपको रिसीव होती हैं। जो रिसीट्स आती हैं ये 3 किस्म की हो सकती हैं। जो रिसीट्स आनी हैं ये रेस्ट्रिक्टेड हो सकती है, ये अनरेस्ट्रिक्टेड हो सकती है, ये एंडोमेंट से भी रिलेटेड हो सकती है, वो भी रेस्ट्रिक्टेड की कैटेगरी है। डन। अब ये जो लिस्ट है ये काफ़ी हद तक रेस्ट्रिक्टेड की है। अनरेस्ट्रिक्टेड में डोनेशन आ जाएगी, अनरेस्ट्रिक्टेड में आ जाएगा कोई कंडीशन नहीं लगाई उसने, बंदे ने जिसने कंट्रीब्यूशन दी है। जो अनरेस्ट्रिक्टेड है कोई कंडीशन नहीं है, उसने जाना ही कहाँ पर है, प्रॉफिट एंड लॉस में तो नहीं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाना है और इनकम बन जाना है। और रेस्ट्रिक्टेड के सामने लिख दिया, अनरेस्ट्रिक्टेड के सामने लिखना था। अनरेस्ट्रिक्टेड कहाँ पे जाना है, इनकम बन जानी है। एंडोमेंट ने के पैसे आ रहे हैं, ये जाने ही कहाँ पर हैं, फंड में। अब रेस्ट्रिक्टेड की कहानी रह जाती है कि रेस्ट्रिक्टेड को देखना है रेस्ट्रिक्शन किस किस्म की लगी है। अब रेस्ट्रिक्टेड की कहानी, आपको करंट ईयर के एक्सपेंसेस के लिए कंट्रीब्यूशन मिली। अब 3 ऑप्शंस हैं, कैश डेबिट इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट डेफर्ड लायबिलिटी क्रेडिट और कैश डेबिट फंड क्रेडिट। 3 ऑप्शन में से कोई एक चूज होगी। करंट ईयर मीन्स करंट ईयर में ही ख़त्म हो जानी है, मीन्स इसको डायरेक्टली किस में ले जाओ, इनकम में ले जाओ। कैश डेबिट और इनकम क्रेडिट कर देंगे, इनकम में चली गई जी, पहली ऑप्शन ख़त्म। फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए, करंट ईयर एंड अगले 2-3 सालों के लिए। इट मीन्स ये स्पैन कर रही है, ये 1 साल के लिए नहीं है, ये 3-4 सालों के लिए है। तो इसको 3 सालों के अंदर ट्रांसफ़र करना है इनकम में, एक्सपेंसेस के लिए है। यहाँ पर आप पहले नंबर पर बना लेंगे कैश डेबिट और डेफर्ड लायबिलिटी क्रेडिट, और इसको इक्वली ओवर द ईयर जैसे IAS 20 में करते हैं वैसी एंट्री पास करके ट्रांसफ़र करेंगे। क्या एंट्री होगी, वही वाली डेफर्ड लायबिलिटी डेबिट या डेफर्ड ग्रांट डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट। मैंने ज़रा जनरल लिख दिया है, डेफर्ड ग्रांट डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट, बिल्कुल जस्ट लाइक IAS 20, कोई चेंज नहीं। ग्रांट रिलेटेड टू एक्सपेंसेस करते हैं ना, या ग्रांट रिलेटेड टू इनकम करते हो, ये वही वाली चीज़ है, सेम ग्रांट ही मिल रही है, पैसा ही आ रहा है और वैसे ही आ रहा है। तो ये हो गई फ्यूचर के एक्सपेंसेस के लिए। अगली कहानी, आपको मिलते हैं पैसे डेप्रीशिएबल एसेट के लिए। एम्बुलेंस है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, व्हीकल्स हैं, कोई भी मकसद है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने इस्तेमाल करना है, और वो क्या है, डेप्रीशिएबल एसेट है, मींस उसकी डेप्रीसिएशन चार्ज होगी। ये भी बिल्कुल IAS 20 की तरह है, बस नेट ऑफ नहीं करना। मींस वही वाली एंट्रीज, कैश डेबिट और डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट पहले नंबर पर, और जैसे जैसे डेप्रीसिएशन होगी ओवर द ईयर, लाइक विद डेप्रीसिएशन, जो लाइफ डेप्रीसिएशन के लिए यूज़ होगी, जितने महीने उसके लिए यूज़ होंगे, उसी के ज़रिए ये वाली एंट्री पास करेंगे दूसरे नंबर पर। डेफर्ड लायबिलिटी डेबिट और
इनकम क्रेडिट। दो चीज़ें हो गई। ये भी रेस्ट्रिक्टेड है कि आपने किस लिए डोनेशन दी, बंदे ने डोनेशन दी, उसने रेस्ट्रिक्शन लगाई कि ये मैं डोनेशन जो दे रहा हूँ ये एम्बुलेंस के लिए, ये जो है ये बिल्डिंग बनाने के लिए, ये इस मकसद के लिए है। डन। अब अगली कहानी आएगी, आपके पास नॉन डेप्रिशिएबल के लिए कंट्रीब्यूशन आ गई। अब इसने तो कभी प्रॉफिट एंड लॉस में जाना ही नहीं है, कभी डेप्रिशिएट होना है इसने नहीं होना। ये तो लैंड है, इट्स अ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। इसने तो बस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाना है और जाके वहीं पे स्टैंड कर जाना है। तो इसके अगेंस्ट जो कंट्रीब्यूशन आई है उसको भी उठाओ और फंड में ले जाकर स्टैंड कर दो। एक साइड पर क्या एसेट लैंड और दूसरे साइड पे क्या फंड, बराबर हो जाएगा तकरीबन। तो इसको क्या करना है, इसको आपने करना है कैश डेबिट और लैंड फंड क्रेडिट। करंट ईयर का एक्सपेंस हो इनकम, फ्यूचर का हो डेफर्ड लायबिलिटी, डेप्रिशिएबल एसेट हो डेफर्ड लायबिलिटी, लैंड नॉन डेप्रिशिएबल हो फंड में उठा कर ले जाओ। कैश डेबिट और फंड क्रेडिट। कौन सा? रेस्ट्रिक्टेड फंड, लैंड का रेस्ट्रिक्टेड फंड क्रेडिट। क्योंकि जिस बंदे ने पैसे दिए हैं उसने कहा है कि इससे क्या खरीदनी है, आपने लैंड खरीदनी है, लैंड खरीद के उसके ऊपर हॉस्पिटल बनाना है और आगे काम चलना है। आपने लैंड खरीदनी है, इसके ऊपर आपने लाइब्रेरी बनानी है। डन। तो ये हो गई कैश डेबिट और लैंड फंड क्रेडिट। एंडोमेंट आ जाएगा, तो ये एंडोमेंट भी रेस्ट्रिक्टेड है, इसने भी कहाँ पे जाना है फंड के अंदर। डायरेक्टली इसे फंड में लेकर चले जाएं। कैश डेबिट और एंडोमेंट फंड क्रेडिट। लाइफ मेंबरशिप मिल गई। लाइफ मेंबरशिप क्या है? लाइफ मेंबरशिप ऐसे है कि कभी भी कोई चीज़ ता वक्त डेथ नहीं होती है, इसका एक टाइम होता है। फ्रिज खरीदते हैं आप, उसके ऊपर भी लिखा होता है लाइफ टाइम गारंटी लिखा होता है। इसी तरीके की बातें आपको लिखी हुई मिलती हैं। तो ये है कि 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, इतने सालों के लिए रख सकते हैं। तो ये भी आपने, इसकी भी वही वाली एंट्री पास करनी है, कैश डेबिट और डेफर्ड लायबिलिटी क्रेडिट, कि ये पैसे आए हैं, इसको ओवर द स्पैन ऑफ 10 ईयर्स, ओवर द स्पैन ऑफ 5 ईयर्स, ओवर द स्पैन ऑफ 15 ईयर्स एज पर द कंपनी पॉलिसी, एज पर द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी इसको ट्रांसफर करना है। ये भी हो गई जस्ट लाइक किसके? IS-20। इट मीन्स AS-NPO इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। इसी में मसला होता था ना मेजरली, कि कौन सी चीज़ किधर किधर लेकर जानी है। मेजरली तो दूसरी चीज़ों में तो नहीं होता था, एक्रूअल एक्सपेंसेस कैसे करने हैं, डील कैसे होगा कैसे नहीं होगा। अब बात करते हैं थोड़ी सी थ्योरेटिकली जो लिखी हुई है, एंडोमेंट कंट्रीब्यूशन आर एक्यूमुलेटेड इन द नेट एसेट बैलेंस। इसके लाइन का मतलब क्या है? नेट एसेट। नेट एसेट मीन्स फंड के अंदर ले जाओ। नेट एसेट किसको बोलते हैं? नेट एसेट का मतलब क्या है? टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज इज इक्वल टू नेट एसेट। इक्विटी का दूसरा नाम, ठीक है जी। और एनपीओ के अंदर उस नाम को फंड बोलते हैं। इंटरनली रेस्ट्रिक्टेड बैलेंस। अब एक होगी एक्सटर्नली रेस्ट्रिक्टेड, एक होगी इंटरनली। जो एक्सटर्नली रेस्ट्रिक्टेड होगी ना, वही असल में रेस्ट्रिक्टेड है। जो इंटरनली रेस्ट्रिक्टेड है ये बहुत आसान सा है समझना, कि एक चीज़ आप एंटी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में करते हैं, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट और जनरल रिजर्व क्रेडिट करते हैं। कुछ बैलेंस ट्रांसफ़र करके रख लेते हैं कि ये डिविडेंड के तौर पे ना निकल जाए, कर देते हैं ना, थोड़ा सा पैसे ट्रांसफ़र करके रख लेते हैं। तो ये वो वैसा ही काम है कि हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट के अंदर ट्रांसफ़र करनी है।
इंटरनली रेस्ट्रिक्टेड कैसे ट्रांसफ़र होगी? इट इज़ एन एप्रोप्रिएशन ऑफ अनरेस्ट्रिक्टेड नेट एसेट। ये एक सर्टन परसेंटेज होगी, जो सरप्लस बैलेंस आया उसका 20% उठाओ और कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दो, फलाने फंड में ट्रांसफ़र कर दो। कर दिया जी। तो इसका मतलब है इसने डील कहाँ पे होना है? सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट। सो सीना externally restricted contribution are accumulated in the statement of financial position as deferred contribution, means deferred liability के तौर पर लेनी है externally restricted contributions को हत्तुल इम्कान, सिवाय किसके? एक बेचारा लैंड है जिसने किधर लैंड कर जाना है, लैंड फंड में। बाकी और सब चीज़ें कहाँ पे जानी है? लाइबिलिटीज के तौर पर डेफर्ड एंड डेफर्ड। तो ज़िंदगी आसान हो गई तो दो तीन चीज़ें ही हैं, एक सिर्फ लैंड है या एंडोमेंट है जिसने कहाँ पे जाना है, सीधा लैंड करना है उधर। बाकी सब ने क्या होना है? डेफर्ड लाइबिलिटी में जाना। डेप्रिशिएबल एसेट है, बिल्डिंग के लिए दिया है ना जी, हमने नहीं कुछ करना, चुप करके लाइबिलिटी में लेकर जाना है। अब छोटी छोटी सी इनकम्स, जनरल इनकम्स की बातें आने लगी हैं। तो रेस्ट्रिक्टेड ऑन कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ बाहर का बंदा लगा सकता है, एक्सटर्नली इम्पोज्ड हो सकती है। बाहर का बंदा बोलेगा कि सेब क्या खरीदनी है, जो मैं पैसे दे रहा हूँ इससे क्या खरीदनी है? एम्बुलेंस। ये जो मैं पैसे दे रहा हूँ इससे क्या बनाना है? बिल्डिंग। ये हो गई एक्सटर्नली रेस्ट्रिक्टेड। और एक्सटर्नली रेस्ट्रिक्शन की बातें हमने देख ली, 3-4 किस्म की बातें हैं। ज़्यादातर कहाँ पे जा रही हैं? डेफर्ड लायबिलिटी में। फीस फॉर सर्विसेज, पेशेंट्स आएंगे वहाँ पर, सर्विस फी इनकम। डोनेशन है, कैश डेबिट डोनेशन इनकम क्रेडिट। आपको बंदा आया और बंदे ने आकर कहा कि जनाब ये हैं मेडिसिन मेरी तरफ से। क्या है? मेडिसिन मैं दे रहा हूँ आपको। अब क्या चीज़ें दे दी उसने? पैसे नहीं दिए, उसकी जगह क्या लाकर दे दी है? मेडिसिन दे दी है। तो अब इसके लिए क्या किया जाए? इसको लिखना है फेयर वैल्यू पर। किस पर लिखना है? नॉन मॉनेटरी एसेट जो भी हैं, जिधर भी आने हैं, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है चाहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, किसके ऊपर लिखे जाने हैं? फेयर वैल्यू पर। डन। आगे बढ़े। कंट्रीब्यूटेड मटेरियल मिल गया फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। बिल्डिंग बनाने के लिए किसी बंदे ने कहा ये लें जी सीमेंट, रेत, बजरी, ये मेरी तरफ से। अब वो तो यूज़ हो जाना है, उससे तो बिल्डिंग बन जानी है, वो बिल्डिंग में यूज़ हो गया, तो अब इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? ये भी फेयर वैल्यू के ऊपर आ जाएगी, CWIP या PPE डेबिट। और अब इसको क्या करोगे? इनकम में लेके जाओगे कि डेफर्ड लायबिलिटी बना दोगे? ये पैसा किस लिए आया है? पैसे की जगह चीज़ किस लिए आई है? बिल्डिंग के लिए आई है। बिल्डिंग क्या है? डेप्रिशिएबल एसेट है। डेप्रिशिएबल एसेट है, किधर लेके जाओ? डेफर्ड लायबिलिटी में लेके जाओ। और जब बिल्डिंग बन जाएगी तो तब अमोर्टाइज करते जाना उसी हिसाब से, जिस हिसाब से बिल्डिंग बने। कंट्रीब्यूशन रिसीवेबल हो जाए, जब भी कंट्रीब्यूशन रिसीवेबल हो जाए तब आप एंट्री पास कर सकते हैं, रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट, या रिसीवेबल डेबिट और डेफर्ड लायबिलिटी क्रेडिट। दो किस्म की बातें फजूल सी हैं, एक बीक्वेस्ट है, एक प्लेज है। बीक्वेस्ट कहते हैं ट्रांसफ़र बाय विल। एक बंदे ने कहा मेरे मरण तो बाद मेरी ज़मीन NPO के नाम पर, तो मेरे मरने के बाद अगर NPO के नाम पे होगा तो फिर उसके मरने का इंतज़ार किया जाएगा, उसको पहले से किल नहीं किया जाएगा। तो जब वो मर जाएगा और तब आपको लैंड ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो जब ट्रांसफ़र हो जाएगी ना तब लिख लेंगे, या तब आप ट्रीट कर लेंगे। इसको इनकम में लेके जाना है। उसकी विल क्या थी? कैश उठाकर दे दो, बैंक का पैसा उठाकर दे दो, उसकी लैंड दे दो, उसकी बिल्डिंग दे दो, डिपेंड करेगा एंट्री क्या पास करनी है। ठीक है जी। तो खाली कैश की एंट्री नहीं हो सकती यहाँ पर। रिसीट बेसिस के ऊपर देखा जाएगा कि अब इसके साथ क्या करना है। प्लेज का भी यही मामला है। प्लेज क्या कहते हैं जी? एक बंदा आया और कहता जनाब इज़्ज़त माब, मैं जो है ना इस दफ़ा आपको
इतना कंट्रीब्यूशन दूंगा, वादा कर लिया उसने, सेठ साहब ने वादा कर लिया। जब तक सेठ साहब पैसे दे नहीं देंगे तब तक एंट्री पास नहीं होगी। लिहाजा तब भी इंतज़ार करना है आपको कि कब पैसे मिल जाएं या कोई शॉर्ट ही हो जाए। मेंबरशिप फ़ी तो ये तो आपकी फेवरेट है, इसकी एंट्री ये होगी। ये बताएं, आप अगर एक अटैम्प्ट, 2 अटैम्प्ट, 3 अटैम्प्ट पेपर नहीं देते हैं तो क्या जब दोबारा से देते हैं तो फिर दोबारा से कहते हैं कि 2 साल के पैसे दो? मीन्स कहते हैं करके देखिएगा, डिले अपने उसके ऊपर करना है आपने। ये ना कहिएगा कि जी सर ने कहा था मैंने डिले कर दिया, अपने भी आप पे डिले करके देखना है। अगली दफ़ा जब आप करेंगे कहेंगे 2 साल के पैसे इकट्ठे जमा करवा दें, आपकी पिछले साल की सब्सक्रिप्शन क्या है, ड्यू है। मीन्स हमारा आई कैप एंट्री पास कर लेता है रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट। अब फ्यूचर में रिसीव करने हैं। लाइव मेंबरशिप डिस्कस हो गई है। इन्वेस्टमेंट इनकम, कैश या बैंक डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, कैश या बैंक डेबिट, डिविडेंड इनकम क्रेडिट। जो कोई बार शॉप होगी, कैफ़े होगा, उसका प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। आई रिकमेंड कि आप खुद परपेचुअल सिस्टम यूज़ करें। क्या यूज़ करें? परपेचुअल सिस्टम यूज़ करें और कॉस्ट ऑफ सेल्स डायरेक्टली टी अकाउंट के ज़रिए बनाएं। वो इसका ये मतलब नहीं है वो परपेचुअल सिस्टम यूज़ कर रहा है, इसका मतलब है कि हम अपनी वर्किंग आसानी करना चाहते हैं, एनीथिंग एल्स। अब अगली कहानी आ जाती है कि एक फंड था, हमने इंटरनली रेस्ट्रिक्ट करके बैठ गए, इंटरनली रेस्ट्रिक्ट कर बैठ गए हैं, उससे रिलेटेड खर्चा आ गया। मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल आई कैप एक मुख्तस करता है कि जनाब यहाँ पर एक ना रिसर्च होनी चाहिए IFRS के ऊपर, इसके लिए हम फंड मुख्तस करते हैं, सरप्लस का इतने परसेंट 5%, 10% शिफ्ट करते हैं और इसके ऊपर क्या हुआ करेगी, रिसर्च हुआ करेगी। अब रिसर्च हो रही है, ख़र्चा भी हो रहा है। पहले नंबर पर एंट्री क्या पास होगी, कैश तो जनरली आता है, वो तो वहाँ से नहीं हो सकता। इंटरनली रेस्ट्रिक्टेड के लिए शिफ्टिंग है जनरल रिजर्व की तरह से। अनरेस्ट्रिक्टेड फंड डेबिट और रेस्ट्रिक्टेड फंड रिसर्च क्रेडिट। अनरेस्ट्रिक्टेड मींस जो एक्यूमुलेटेड होता है, जैसे आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है, रिटेन्ड अर्निंग होती है, बिल्कुल वैसा ही है अनरेस्ट्रिक्टेड फंड। क्या है जी, अपने पास लिख ले, रिटेन्ड अर्निंग इज इक्वल टू अनरेस्ट्रिक्टेड फंड। ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, समझाने के लिए। वहाँ पर पेपर में ना लिख दीजिएगा कि सर ने कहा था कि रिटेन्ड अर्निंग के बराबर होता है, उस जैसा होता है। क्या होता है, उस जैसा। एक्यूमुलेटेड फंड्स हुए होते हैं, बिल्कुल जैसा रिटेन्ड अर्निंग होता है। और इंटरनली रेस्ट्रिक्टेड बिल्कुल जैसा जनरल रिजर्व होता है, उसकी एंट्री ट्रांसफ़र होती है। अनरेस्ट्रिक्टेड डेबिट और रेस्ट्रिक्टेड इंटरनली क्रेडिट, ये एंट्री हो जाती है। अब हम पढ़ते हैं जी, और फिर उसमें से जो खर्चा होगा ना वो कैसे डील करना है। A social club town has managed to accumulate significant balance on the accumulated fund over the years. Its board of trustees has decided that the club should establish a fund to contribute to the school fees of children of high promise from the town. Parent of such children would apply to the club for a grant of 50,000. A total of 1.5 million is to be set aside for this purpose. How to account for the above when the amount is set aside and subsequently when the amount is actually paid. जब सेट असाइड होनी है तो क्या एंट्री होनी है, अनरेस्ट्रिक्टेड या जनरल फंड डेबिट, इसको अनरेस्ट्रिक्टेड भी बोलते हैं। और एजुकेशन फंड ये रेस्ट्रिक्टेड इंटरनली है। ये आपने क्रेडिट कर दिया, फंड की नेचर भी क्रेडिट ही होती है।
और जब आपने पेमेंट की तो अब आपने एक्सपेंस डेबिट नहीं करना, आपने क्या करना है, फंड को डेबिट करना है कि फंड में से पेमेंट हो रही है। ये इसमें टेक्निकल पॉइंट है। जब आपने पेमेंट की इन टोटलिटी तो ये वाली एंट्री हो जाएगी से 50 हज़ार रुपये करके, ठीक, 50 हज़ार करके सारे खाली करेंगे, इसको दे देंगे। रिकग्निशन ऑफ डोनेशन टू रीपे लोन टेकन फॉर जनरल ऑपरेशन। अब कहानी आ जाती है लोन से रिलेटेड कि हमने लोन लिया हुआ है, मैंने लोन लिया, कैश डेबिट लोन क्रेडिट किया। मकसद क्या था ये देखना है। मकसद ये 4 हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं जी? 4-5 ये वाले मकसद हो सकते हैं, ये जो ऊपर डिस्कस हुए हैं। मैंने करंट ईयर के एक्सपेंसेस के लिए लोन लिया था, मैंने फ्यूचर ईयर के एक्सपेंसेस के लिए लोन लिया था, मैंने एसेट खरीदने के लिए लोन लिया था, मैंने लैंड खरीदने के लिए लोन लिया था। किस लिए लोन लिया था? अगर लोन लिया हुआ है करंट ईयर के और अब उस लोन को रीपे करने के लिए पैसा आया है, तो आप चुप करके इसको क्या करेंगे, इनकम में ले जाएंगे। इस पर्पस को देखेंगे, इसकी एंट्री क्या होती थी। ठीक है जी, लोन की रीपेमेंट की कहानी, लोन का मकसद देखेंगे। अगर लोन लिया है फ्यूचर के एक्सपेंसेस के लिए तो अब जो पैसा आया है वो उसको देखेंगे मकसद, अब फिर ये वाली एंट्री पास कर देंगे। अगर लोन लिया था उससे मैंने व्हीकल खरीद ली है तो व्हीकल खरीद लिया तो कोई टेंशन नहीं, डेप्रीशिएबल एसेट है। अब जो पैसा आया उसकी एंट्री ये वाली पास कर देंगे उस बैंक को का लोन पे करने के लिए। नॉन डेप्रीशिएबल, आपने लोन लिया, लैंड खरीदनी है, लैंड खरीद ली उस पैसे से, लोन के पैसे से। अब उस लोन को रीपे करने के लिए डोनेशन मिली है, मींस असल में वो डोनेशन लैंड खरीदने के लिए है, तो ये वाली एंट्री पास कर लेंगे। मींस कहानी पर्पस की देखना है, ना कि लोन को देखना। A member of cricket club donated 2 million for repayment of loan obtained by the club in order to finance the general operations. General operation means current year के expenses. तब जो पैसा आया है 2 मिलियन, चुप करके इसको क्या कर दो, इनकम में लिख दोगे अगर ये करंट ईयर के लिए है। अगर ये फ्यूचर के ईयर के लिए हैं तो जितने सालों के लिए उतने सालों के अंदर स्पेंड कर दोगे। रेस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन है, रीपेमेंट ऑफ डेट। हाउएवर सिंस द लोन रिलेट्स नाइदर टू द एक्सपेंस ऑफ फ्यूचर पीरियड्स नॉर ऑफ द कैपिटल एसेट, कंट्रीब्यूशन शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू। ये इंग्लिश में लिखने का तरीकाकार है। तो 3-4 चीज़ें ही थी ना, यहाँ पर डेफर्ड लायबिलिटी कहाँ पे बननी है, कहाँ पे डेफर्ड लायबिलिटी बननी है? डोनेशन जो पढ़ाई फ्यूचर के एक्सपेंसेस के लिए या डेप्रीशिएबल एसेट के लिए। तो फिर जो सा पैसा आया चुप करके उसे खाओ पियो और हजम कर जाओ। लाइफ मेंबरशिप ओवर द स्पेन कर देंगे। ये एंट्री आई, 20 बंदे थे, 80,000 और इसको 10 सालों में करना है ट्रांसफ़र। लाइफ मेंबरशिप, डेफर्ड लायबिलिटी डेबिट और इनकम क्रेडिट। इंपॉर्टेंट कहानी, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन। इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कैसे होती है, कोई रूल पता हो आप लोगों को? लॉयर ऑफ कॉस्ट एंड NRV, ये होता है रूल नॉर्मली। अब NPO है, ये मेडिसिन फ्री भी देती है, ये 100 वाली चीज़ 40 रुपए में भी देती है, ये 100 वाली चीज़ 30 में भी देती है, बेचती है। तो अब इसकी NRV तो होगी कम या ज़ीरो होगी, क्यों जी? 100 वाली चीज़ 30 में भी देती है, 40 में भी देती है, 0 पे भी फ्री भी दे देती है। अब क्या किया जाए?
इसकी एनआरवी तो सेल प्राइस हमेशा क्या होगी, कम ही होगी। तो यहाँ पर अगर एनपीओ फुल प्राइस के ऊपर बेचती है फिर तो वही रूल अप्लाई होगा IS2 का, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV। लेकिन अगर इन्वेंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट जा रही है या फिर लो प्राइस पर जा रही है, इसका मतलब अब ये रूल अप्लाई नहीं हो सकता। अब अप्लाई होगा लोअर ऑफ कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। दोबारा से में खरीदोगे तो कितने में खरीदोगे? डन? खरीदोगे तो कितने में खरीदोगे? चलें, ये सवाल है एक छोटा सा। पैनाडोल हमें मिली है इन काइंड। इन काइंड का मतलब कैश, हमने ख़रीदा नहीं है, किसी बंदे ने आया है और कहा ये जनाब ये क्या है, मेडिसिन ले लें मेरी तरफ से, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, आवाम की खिदमत कर रहे हैं, तो अब मुझे तो ये मुफ्त में पड़ी है, लेकिन इसकी फेयर वैल्यू तो है, मुझे एंट्री लिखनी है फेयर वैल्यू पर। इसकी फेयर वैल्यू कितनी थी? 28,000। तो इसका मतलब है यही फेयर वैल्यू जो एक्चुअल में क्या बनेगी, इसकी कॉस्ट। क्योंकि मैंने एंट्री क्या पास की, इसकी मैंने एंट्री पास की इन्वेंटरी डेबिट कंट्रीब्यूशन क्रेडिट 28 की। थोड़ी देर पहले पढ़ाया फेयर वैल्यू का कि आपने किस पे लिखना है, फेयर वैल्यू पर। तो ये बन गई फेयर वैल्यू पर इसकी कॉस्ट। इस कॉस्ट के अगेंस्ट NRV मैंने से 6,000 के ऊपर बेचता हूँ, गिरा दूँ 6,000 पे? नहीं। रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितने की है? 26। 28 वाली चीज़ कितने पे गिरा दी जाए? 26 पर। मीन्स 2 का क्या कर दिया जाए, लॉस बुक कर दिया जाए। NRV एडजस्टमेंट कह लें, 2 की पास कर दी जाए, इन्वेंट्री क्रेडिट कर दी जाए और लॉस डेबिट कर दिया जाए। नेक्स्ट, न्यूबेरोल खरीदी कितने में? 24 में। फेयर वैल्यू कितनी है? 25। रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है? 24.5। लोअर कौन सी, 24 या 24.5? जी 24। तो इसका मतलब है इसके साथ कुछ भी नहीं करेंगे, ये तो एज इट इज रहेगी। इमोडियम 12,000 की खरीदी, रिप्लेसमेंट कॉस्ट आज भी 12,000 ही है, तो ये तो है ही बराबर। मुटीलियम 15,000 की खरीदी, इसको दोबारा से खरीदें तो 14,700 का खरीदा जाएगा, तो ये 300 की इसकी एडजस्टमेंट बन जाएगी। लॉस डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। लें जनाब, ये इसका आंसर आ गया। कॉस्ट इक्वल टू द फेयर वैल्यू बट रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज लोअर, लिहाजा लोअर के ऊपर ले आएंगे लोअर कॉस्ट। कॉस्ट आपकी लोअर है, फिर ये बराबर ही है, फिर 14,700 लोअर है। रिजिक्स 18 की खरीदी थी, रिप्लेसमेंट कॉस्ट 18,300, ये कॉस्ट ही लोअर है। सिंस इट इज़ नॉट फॉर सेल वी विल चूज बिटवीन द कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट इंस्टेड ऑफ NRV। हम चूज़ करेंगे NRV की बजाय रिप्लेसमेंट कॉस्ट। और हमने सिर्फ एक सवाल करना है और इंशाल्लाह आपके मसले मसाइल सारे डील काफ़ी हद तक हो जाएंगे। इससे रिलेटेड मज़ीद बात यह है कि टॉपिक ऐसा है, इसके 1-2 क्वेश्चन बड़े अच्छे से हैं, सारी टाइप्स यहाँ पर डील नहीं हो सकती। एक रीसेंट अटेम्प्ट में आया हुआ है एज टैक्स स्पोर्ट्स के नाम से, एक उससे पिछला आया हुआ है ट्रायल बैलेंस गिवन था और उसका सवाल चोंग टार के नाम से। तो उसका हल ये है कि मैं ड्राइव के अंदर इन दोनों की रिकॉर्डिंग जो मैंने क्लास में पढ़ाई हुई है वो मैं क्या कर दूंगा, ड्राइव में अपलोड कर दूंगा और यूट्यूब पर भी अपलोड कर दूंगा। डन। ग्रुप में उसका लिंक शेयर कर दूंगा। फेसबुक के ऊपर आई कैप के पेज के ऊपर भी जाके उसका लिंक शेयर
कर दूंगा इंशाल्लाह। तो आपको उसके 2 लेक्चर या 3 लेक्चर वहाँ पर मिल जाएंगे, तो वो आप देख लीजिएगा। इस सवाल के अंदर आपकी बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी इंशाल्लाह। नाम मेरे नाम से वेलफेयर फ़ंड है WWF वर्कर वेलफेयर फ़ंड्स को भी बोलते हैं, लेकिन ये वसीम वेलफेयर फ़ंड है। जब से ये ASNPO आया है, ASNPO जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये जेन्युइनली अप्लाई होता है आपकी, जैसे हमारी ICAP है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पर, मींस बड़ी बड़ी सी ANPO जो कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। किसके तहत? कंपनीज एक्ट के तहत। कुछ NPO होते हैं ट्रस्ट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होती हैं, कुछ NPOs होती हैं जो रजिस्टर्ड ही नहीं होती हैं, बस छोटी मोटी सी होती हैं, नन्ही मुन्नी सी, बस फलाह बहबूद के लिए काम कर रही होती हैं। ASNPO अप्लाई करना ज़रूरी है किसके लिए? जो कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हुई है अंडर सेक्शन 42, जैसे हमारा प्यारा सा ICAP। तो इनके ऊपर ज़रूरी है कि ये क्या करें, IFRS भी फॉलो करें और ASNPO को भी फॉलो करें। बाकी सब के लिए एनकरेज्ड है कि वो फॉलो करें, लाजमी नहीं। तो एनकरेजमेंट मींस हमारी स्टूडेंट के लिए पेपर में एक हिसाब से लाजमी। तो आपका जैसा भी आ जाए, आपने यही वाले रूल्स क्या करने हैं, अप्लाई करने हैं। पुराने आंसर वंस अगेन नहीं देखने, पुराने सवालों को नहीं देखना, जो पुराने सवाल हैं और उनके ओरिजिनल आंसर, तब की चीज़ें और अब की चीज़ों में फ़र्क हो सकता है। मसलन लाइव मेंबरशिप पहले हम किसी और तरीके से भी पढ़ा दिया करते थे, 2-3 तरीके होते थे, अब भी हो सकता है कोई ना कोई बंदा पढ़ा रहा हो, लेकिन अब स्टडी टेक्स्ट में तो उसको साफ़ कर दिया, ASNPO में साफ़ है, वो ऐसे ही डील होनी है। तो लिहाजा पुरानी चीज़ों को देखना है, स्टडी टेक्स्ट में से देखें ताकि कम से कम गलती की तरफ ना जाएं। मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बुक के अंदर अपडेट कर दिया था, बाकियों का मुझे पता नहीं है कि किसने किस हद तक अपडेशन की है, किस हद तक अपडेशन नहीं की। ले जनाब, फॉलोइंग इज़ द ट्रायल बैलेंस ऑफ वसीम वेलफेयर फंड एज एट 31 दिसंबर 23। और हमें काम करना है 31 दिसंबर 23। मैंने क्वेश्चन ये 21 में बनाया था और ऊपर 23 कर दिया है, यहाँ पे 23 किया नहीं है, 23 है जी। आंसर में भी 21 लिखा होगा शायद, देखा, मुझे पता है अपनी गलतियों का। ले जी, करना कैसे होता है? करना ये है कि आपने ट्रायल बैलेंस वाली चीज़ों को पोस्ट करना है उसकी रेलेवेंट प्लेस पर। मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर आपको 3 चीज़ें सिखाऊंगा। नंबर 1 इनकम एंड एक्सपेंडिचर, नंबर 2 स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट, नंबर 3 स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। चौथी चीज़ सिखाऊंगा कि क्वेश्चन को करना कैसे है। हमें आधा पौना घंटा लग जाएगा सवाल को करते हुए, लेकिन आपको पेपर में इंशाल्लाह मुश्किल पेश नहीं आएगी अगर आप उस तरीके को फॉलो कर लेते हैं। आपने जल्दी जल्दी गो थ्रू करना है और रिक्वायरमेंट देखनी है कि रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट है आपकी 3 चीज़ों की, चेंजेस इन नेट एसेट, फाइनेंशियल पोजीशन और इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आपने जल्दी जल्दी गो थ्रू करना है कि जी ट्रायल बैलेंस में क्या क्या कुछ है। CWIP है, कैश एट बैंक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है, मेडिसिन एंड सप्लाईज की कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड है, जनरल फंड है ओपनिंग 1 जनवरी 23 पर, मेडिकल इक्विपमेंट है, मेडिसिन एंड सप्लाईज यूज्ड है, अदर एक्सपेंडिचर हैं, पेबल्स हैं, रिसर्च कॉस्ट है, रेस्ट्रिक्टेड फंड एज एट 1 जनवरी 23 है। मैंने कहा था मैंने गलतियां की हुई हैं क्योंकि रात को बैठ के मैंने डेट चेंज की है। सैलरीज हैं,
लोन फ्रॉम कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है, टोटल है। एडिशनल इंफॉर्मेशन है, हॉस्पिटल बिल्डिंग है, कंट्रीब्यूशन रसीद फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल बिल्डिंग। हॉस्पिटल लैंड फंड है, कंट्रीब्यूशन रसीद फॉर द परचेज ऑफ लैंड फॉर हॉस्पिटल। रिसर्च फंड है, एज पर द रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज एनपीओ इज रिक्वायर्ड टू एलोकेट 20% ऑफ सरप्लस ऑफ ईच टू रिसर्च फंड। ठीक, अब ये पैसे आ रहे हैं। कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड इंक्लूड्स कंट्रीब्यूशन, ये क्या हुआ है? अच्छा, ये तो फंड की बाइफर्केशन है। क्या ये टोटल मैच होता है? बताएं जी। ऊपर जो फंड दिया हुआ है, फंड ऊपर दिया हुआ है, किधर दिया हुआ है? ये 260 है जी, रेस्ट्रिक्टेड फंड। क्या ये 260 पूरा होता है? क्यों जी, नहीं हो रहा? हो रहा। कंट्रीब्यूशन रसीव्ड में शामिल है। बेटा जानी बच्चों जी, जहां पर लफ्ज़ लिखा हुआ है ना इंक्लूड्स, चाहे वो करेक्शन ऑफ एरर है, चाहे वो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है, चाहे वो ASNPO है, समझ जाओ इसके अंदर मसला है। समझ जाओ इसके अंदर मसला है। किस वर्ड में? इंक्लूड्स का वर्ड यहां पे लिखा हुआ है, इसमें शामिल है। इसका मतलब है यहां पर कोई ना कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। करे या ना करे वो बात की बात है। देन परचेज ऑफ लैंड के लिए पैसे आए हैं, रिसर्च के लिए पैसे आए हैं, रीपेमेंट ऑफ लोन के लिए पैसे आए हैं। लोन टेकन वाज 210 मिलियन। लोन टेकन कितना था? 210 मिलियन था। ड्यूरिंग द ईयर WWF आल्सो रिसीव्ड कंस्ट्रक्शन मटीरियल हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ 80 मिलियन फॉर द हॉस्पिटल बिल्डिंग विच हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स। किताबों में नहीं लिखा गया। WWF हैज़ कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल बिल्डिंग ऑन 1 अप्रैल 23। हमने बिल्डिंग कंप्लीट कर ली 1 अप्रैल को। क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटीरियल इंक्लूड्स, मतलब इसमें मसला है। डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज। टू बी चार्ज का मतलब अभी डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है। हॉस्पिटल बिल्डिंग पे 5% स्ट्रेट लाइन, अदर फिक्स एसेट के ऊपर 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब बच्चों क्वेश्चन को डील कैसे करना है, क्वेश्चन को करना कैसे है। ट्रायल बैलेंस वाला सवाल आ जाए तो चुप करके सबसे पहला काम करें, फॉर्मेट बनाएं। फॉर्मेट बना के ट्रायल बैलेंस वाली चीज़ें जिधर जिधर प्लेस होती हैं वहाँ पर प्लेस कर दें। क्या कह रहा हूँ? फॉर्मेट बनाएं, जहाँ पर ट्रायल बैलेंस वाली चीज़ें प्लेस होती हैं वहाँ पर प्लेस कर दें। 2-3 चीज़ें हैं जिनकी ट्रायल बैलेंस में इन डिटेल बात नहीं की गई है। एक है 260 जिसकी वैल्यू यहाँ पर दी गई है, एक है 250 गालिबन जिसकी वैल्यू कहाँ पर दी गई है, कंट्रीब्यूशन 411 है। कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड में शामिल है ये वाली चीज़ें। इसका मतलब है बाकी जनरल है, इसका मतलब है बाकी जनरल है। तो कंट्रीब्यूशन ऊपर से हमने देखा और कहा कि ये कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड है, इसको बाद में करना है। जौन सी चीज़ों की एडजस्टमेंट है इसका मतलब है इनको थोड़ा सा आराम से करना है। पहले बाकी चीज़ें लिख दें एक एक चीज़ को। क्या CWIP 335 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट CWIP में लिख सकते हैं? आप करेंगे, जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में PPE यहाँ कहीं पे आ रहा होगा CWIP, यहाँ पर आपको लिख देना चाहिए CWIP कितना 335। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लिख देना चाहिए 335 लिखा गया जी। नेक्स्ट कैश एट बैंक कहाँ पे जाना चाहिए 60, कैश में 60 आपने यहाँ पर लिखना है। फाइनल वैल्यू के अंदर नहीं लेके जाना, यहाँ पे भी कुछ नहीं लेके जाना। इनर वर्किंग के अंदर 60 लिख दिया। नेक्स्ट क्या चीज़ है जी, क्लोजिंग इन्वेंट्री 34 उठाएं लिख दें, एडजस्टमेंट है कोई मसला नहीं है। 34 उठाएं और यहाँ पर लिख दें। किधर गई
34 की मेडिसिन एंड सप्लाईज लिखी गई। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड अभी पेंडिंग, हमने हाईलाइट करके रख दिया है कि इसको बाद में करेंगे। जनरल फंड कहाँ पे लिखा जाना चाहिए? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट, रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस है कह लें, अनरेस्ट्रिक्टेड फंड का बैलेंस है 202। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन 202 लिखा गया। नेक्स्ट, आप बड़े आगे क्या चीज़ है? मेडिकल इक्विपमेंट डेबिट भी है क्रेडिट भी है। व्हाट इज दिस? डेबिट में भी दिया गया है, क्रेडिट में भी दिया गया है। एक ही लाइन है मेडिकल इक्विपमेंट की। बेटा जी ये इसकी कॉस्ट है, ये उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है। मेडिकल इक्विपमेंट नाम से समझना है। डिस्काउंट्स का वर्ड आ जाता है, एक डिस्काउंट अलाउड होगा, दूसरा डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। रिटर्न का वर्ड आ जाता है, एक सेल्स रिटर्न होगी, एक परचेज रिटर्न होगी। नेचर से पता चलेगा डेबिट रिटर्न कौन सी होती है, सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न? डेबिट, डेबिट सेल्स रिटर्न, और क्रेडिट परचेज रिटर्न। तो ऐसे पता चलेगा। अगला काम क्या करना है जी? मेडिसिन एंड सप्लाइज यूज्ड, ये वाली आपने मेडिकल इक्विपमेंट उठाया 340 और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन भी उठाई। सीधी सी लैंड करवा देनी है आपने कहाँ पर? एसेट्स में। अगर इसके अंदर कोई डिस्पोजल वगैरह आ रही होगी तो वहाँ से उठाएंगे और इसका टी अकाउंट बना लेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी। अगर ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो आराम से एक रूल हमने सीखा हुआ है, वो कौन सा? डेबिट में डेबिट ऐड और क्रेडिट लेस, और क्रेडिट में क्रेडिट ऐड और डेबिट लेस वाला रूल अप्लाई करेंगे और इसको फेस के ऊपर ही डील कर देंगे। यहाँ पे आपने लिखा, ये किधर गया? 340 माइनस 100, ये दो चीज़ें आपने लिख दी हैं। नेक्स्ट क्या चीज़ है जी? मेडिसिन एंड सप्लाइज यूज्ड 96, मेडिसिन एंड सप्लाइज यूज्ड 96। ये जो यूज होता है ना, ये असल में कंज्यूम्ड होता है और ये प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा जाता है। अगर ये यूज्ड नहीं है, परचेजेस है, तो गड़बड़ है थोड़ी सी। फिर आपको करना पड़ेगा यूज्ड बनाने के लिए ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, बिल्कुल वैसे ही जैसे कॉस्ट ऑफ सेल्स बनाते हैं ना, वैसे ही। तो फिलहाल ये बना बनाया है, 96 को उठाएंगे और एक्सपेंडिचर में लिख देंगे मेडिसिन यूज 96। एक्सपेंडिचर में लिखा है जी मैंने। दो हेडिंग्स बनानी है आपने, एक इनकम की और एक एक्सपेंडिचर की। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आपने हेडिंग सारी की सारी बनानी है। नॉन करंट एसेट की, आ जाओ, करंट एसेट्स की, फंड की, नॉन करंट लायबिलिटी की, करंट लायबिलिटीज की, ये सारी हेडिंग्स बना के लिखनी है। फॉर्मेट पूरा होना चाहिए, उसको उसकी रेलेवेंट प्लेसेस के ऊपर लिखना है। अदर एक्सपेंडिचर 49, सीधे सीधे से एक्सपेंसेस में चले जाएंगे। 49 आप गए और जाके एक्सपेंसेस में लिख दिया आपने, किधर? 49 अदर एक्सपेंसेस आ गए। नेक्स्ट क्या चीज़ है बच्चों? पेएबल्स किधर जाना चाहिए? करंट लायबिलिटी में। रिसर्च कॉस्ट कहाँ पे जानी चाहिए? अब आपने बतानी है। करंट लायबिलिटीज़ में 17 ले गए,
17 करंट लायबिलिटीज, ये 17 आ गया। वेयर दिस रिसर्च कॉस्ट बी ट्रांसफर्ड, कहाँ पर ये रिसर्च कॉस्ट लिखी जाए? क्यों बच्चों? ज़रा थोड़े से तरीके से चलना है। क्या करना है? थोड़े से तरीके से चलना है। रिसर्च कॉस्ट आपका एक अदद इंटरनली रेस्ट्रिक्टेड फंड है। क्या है? इंटरनली रेस्ट्रिक्टेड फंड है। और थोड़ी देर पहले हमने एंट्री पढ़ी है, रिसर्च का ख़र्चा जो इंटरनली रेस्ट्रिक्टेड फंड है, इसको क्या करेंगे आप? फंड में जाकर लिखेंगे। यहाँ पर पढ़ाया आपको, ये एंट्री पढ़ाई है, किधर गई? ये फंड डेबिट और कैश क्रेडिट, बात समझ लगी? तो ये रिसर्च कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट आएगी। क्या आएगी जी? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट आएगी 33, रिसर्च कॉस्ट 33 यहाँ पर आ जाएगा बेटा रिसर्च कॉस्ट। ये इंटरनली रेस्ट्रिक्टेड रिसर्च फंड, ठीक है, खर्चे में आना है। अभी मैंने ओपनिंग नहीं लिखा, नो टेंशन, लेकिन मुझे पता है, मैंने हेडिंग बना दी हुई है देख के, यहाँ से देख के हेडिंग बनाई थी। कहाँ से देख के? यहाँ से देख के कि ये इंटरनली रेस्ट्रिक्टेड फंड है, ये हॉस्पिटल बिल्डिंग फंड है, इसका मतलब है ये रेस्ट्रिक्टेड फंड है बिल्डिंग, और डेप्रीशिएबल है, इट मीन्स ये डेफर्ड लायबिलिटी है। थोड़ी देर पहले पढ़ा ना, एंट्री क्या पढ़ी आपने? डेप्रीशिएबल एसेट को किधर जाना है? डेफर्ड लायबिलिटी में। इसे फंड में नहीं उठा के लेके जाना। ये क्या है? डेफर्ड लायबिलिटी है। लैंड फंड है, इसका मतलब है ये रेस्ट्रिक्टेड फंड या और लैंड में जाएगा। बातें पूरी हो गई? तो लैंड फंड 80 पिक करेंगे आप, अगर ये यहाँ से पिक कर रहे हैं तो कहाँ पे ले जाके लिखेंगे? फंड में, लैंड फंड में, यहाँ पर। और ये जो उठाएंगे ये वाली चीज़ 120, ये कहाँ पे लिखेंगे? डेफर्ड लायबिलिटी में लिखेंगे 120। किधर गई डेफर्ड लायबिलिटी? करंट या नॉन करंट? नॉन करंट में किधर गई? 120 था, ये 120 आ गया। ये भी प्लेस हो गया, ये भी प्लेस हो गया। रिसर्च फंड 60 भी प्लेस हो गया। टोटल 260, इसका मतलब है मैंने प्लेस कर दिया है, इसकी एंट्री पास कर दी है। सैलरीज 53, ये कहाँ पे आ जाए? 53 की सैलरी एक्सपेंसेस में आ जाएंगी। ये 53 की सैलरीज एक्सपेंसेस में लिख दी। नेक्स्ट क्या चीज़ है बच्चों? लोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग 10, ये लोन लिया हुआ है और ये 10 अब हमारी लायबिलिटी है। इसको नॉन करंट लायबिलिटी में लिख दें या करंट लायबिलिटीज़ में लिख दें। 10 लोन आ गया, चांसेस हैं बहुत थोड़ा सा रह गया, अगले साल पे हो जाएगा, इसलिए करंट लायबिलिटी में लिख दिया मैंने। अब कहानी क्या है? अगली कहानी बताएं। क्या ट्रायल बैलेंस में से तकरीबन सारी चीज़ें लिखी गई हैं सिवाय कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड के? अब कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड 411 है टोटल। 411 के 3-4 हिस्से बताए हुए हैं कि इसमें शामिल है
कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड इंक्लूड्स कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉर परचेज ऑफ लैंड। आई थिंक सो मैंने ये वाली ख़त्म कर दी हुई है रात को बैठ के। परचेज ऑफ लैंड ये कहाँ पे जाएगी? लैंड खरीदी है। अपने आप से 3 सवाल पूछने आपने, इनकम में जाएगी, डेफर्ड लायबिलिटी में जाएगी या फंड में जाएगी? 3 सवाल। इनकम में जा नहीं सकती, लैंड है, या डेफर्ड लायबिलिटी या फंड। तो डेप्रीशिएबल है नहीं, नॉन डेप्रीशिएबल है, लिहाजा ये किस में जाना है? फंड में जाना है। ठीक, 90% चीज़ें किधर जानी है? डेफर्ड लायबिलिटी में, लेकिन लैंड ने कहाँ पर जाना है? फंड में जाना है। तो ये 30 के पैसे गए किधर? फंड में। ये 30 उठाया, आपने कहा यार 30 तो मैंने यहाँ से 411 में से क्या करना है? आउट करना है। इसका 30 तो किधर लेके जाऊँ मैं? लैंड में। इसमें से ये 30 इसमें शामिल नहीं रखना मैंने। आपने कहा ये 30 तो मैं कहाँ पे लिखूँगा? फंड में लिखूँगा। और मैंने फंड में कंट्रीब्यूशन लिखा, लैंड वाले साइड पर गया और 30 लिख दिया, प्लेसमेंट हो गई। अगली चीज़ क्या है? किस लिए पैसे आए हुए हैं? 200 रीपेमेंट ऑफ लोन। थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि मकसद देखना है, ये लोन लिया किस लिए था। कंट्रीब्यूशन मिली है लोन वापस करने के लिए। लोन लिया किस लिए था? बिल्डिंग के लिए, मीन्स बिल्डिंग वाली एंट्री पास करना। इसे कहाँ पे लिखो? डेफर्ड लायबिलिटी में, बिल्डिंग वाली डेफर्ड लायबिलिटी में। तो कैश डेबिट डेफर्ड लायबिलिटी क्रेडिट। तो इसका मतलब है 400 में से 200 भी क्या कर दिया जाए? माइनस कर दिया जाए। डन। 200 किधर जाना चाहिए? डेफर्ड लायबिलिटी में। ये भी चला गया डेफर्ड लायबिलिटी में। नहीं जनाब, ये डेफर्ड लायबिलिटी में फेंक देते हैं। डेफर्ड लायबिलिटी किधर गई है? $200 ये आ गया। क्रेडिट में क्रेडिट ऐड होता है जी। 200 भी लिखा गया। अब चलते हैं, मैंने फिलहाल रिसर्च को क्या कर दिया हुआ है? आउट कर दिया हुआ है। अब बाकी का काम क्या रह गया? अब एडजस्टमेंट्स को डील करना रह गया। अब एडजस्टमेंट्स में भी जर्नल एंट्री आनी चाहिए आपको। पहला स्टेप क्या होता है? ट्रायल बैलेंस को पोस्ट करना। आपने ट्रायल बैलेंस को पोस्ट कर दिया। दूसरा स्टेप होता है कि आपने जो डबल एंट्रीज बन रही हैं उनकी जर्नल एंट्री पास करनी है। जिसकी एंट्री पास नहीं हुई या गलत हुई है। क्या कंट्रीब्यूशन रिसीव हुई थी मटेरियल की? मटेरियल की फेयर वैल्यू थी 80 और ये मटेरियल बिल्डिंग में यूज़ होना था। और हमने ये किताबों में लिखा ही नहीं, बिल्डिंग मटेरियल में तो यूज़ हो गया, बिल्डिंग मुकम्मल भी हो गई हुई है। तो इसका मतलब है इसकी एंट्री फिर क्या हो जानी चाहिए? जो CWIP हमने लिखा था, CWIP डेबिट और कंट्रीब्यूशन नहीं, कंट्रीब्यूशन नहीं है, अब ये बिल्डिंग के लिए था। क्या करोगे? डेफर्ड लायबिलिटी क्रेडिट कर दोगे। डन। किस लिए था? बिल्डिंग बनाने के लिए। तो बिल्डिंग की पैसा दे दिया जाए या मटेरियल दे दिया जाए, बिल्डिंग ने किधर जाना है? डेफर्ड लायबिलिटी में जाना है। बस इतनी सी कहानी है। 3 चीज़ें याद रखनी है: इनकम, डेफर्ड लायबिलिटी और फंड। ज़्यादातर चीज़ें कहाँ पर जा रही हैं इस तरह की? डेफर्ड लायबिलिटी में। बिल्डिंग है, डेप्रीशिएबल एसेट है, कोई और चीज़ है, और बाकी जनरल चीज़ें इनकम में चली जाएंगी। तो ये आपने CWIP डेबिट किया और डेफर्ड लायबिलिटी क्रेडिट की। तो CWIP यहाँ पर कहीं पे आएगा 80 जमा 80 डेबिट और डेफर्ड लायबिलिटी क्रेडिट। डेफर्ड लायबिलिटी किधर गई? ज़्यादा आगे चला गया। डेफर्ड लायबिलिटी क्रेडिट। क्रेडिट में क्रेडिट क्या होता है? ऐड होता है।
आप ये एंट्री भी लिख सकते हैं रफली। नेचर इसकी क्या है, क्रेडिट। एंट्री क्या बन रही है, CWIP डेबिट, डेफर्ड लायबिलिटी क्रेडिट। ऐसे करेंगे आराम से इंशाल्लाह हो जाएगा, प्रोवाइडेड ये 3-4 एंट्रीज को फोकस करें। नहीं फोकस करेंगे ये सवाल नहीं होना, फोकस कर लेंगे ये सवाल आराम से हो जाएगा। एंट्रीज चंद एक ही हैं, एंट्री ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट एंट्री क्या है, ये हो गया WWF हैज़ कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल बिल्डिंग ऑन 1 अप्रैल 23। अब जब ये मुकम्मल हो गई तो इसका मतलब क्या है, 1 अप्रैल 23, ईयर एंड क्या है 31 दिसंबर। 9 मंथ्स की डेप्रीसिएशन चार्ज होनी है। आपकी बिल्डिंग कंप्लीट हो गए, बनी कितने में, 335 जमा 80 टोटल कितने होते हैं बेटा, 415। ये 415 CWIP में से माइनस कर देंगे और यहाँ पर PPE में 415 लिख लेंगे। अगली आपने बनानी है डेप्रीसिएशन की वर्किंग, कॉस्ट 415 और डेप्रीसिएशन की वर्किंग बनाएंगे एक्सपेंडिचर के वहाँ पर, यहाँ पे आप एक्सपेंडिचर लिख रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 415 मल्टीप्लाई बाय 5% मल्टीप्लाई बाय 9/12। इसकी एंट्री क्या पास कर देंगे, इसकी एंट्री पास कर देंगे डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और PPE क्रेडिट। 16 डेबिट और 16 क्रेडिट, यहाँ पर 16 आ रहा होगा, ये माइनस कर दिया 16। एसेट क्रेडिट हो गया ना। हमें ज़्यादा लंबा चौड़ा काम, टी अकाउंट जितने बनाते जाएंगे उतना खलारा डलेगा, जितना खलारा डलेगा ये समेटना मुश्किल हो जाएगा सवाल। तो जहाँ तक हो सके खिलारा कम से कम डालना है। नेक्स्ट क्या चीज़ है बच्चों, अगली चीज़ क्या है, 2 एंट्रीज हो गई। क्या अगर आपने डेप्रीसिएशन की है तो क्या डेफर्ड लायबिलिटी की भी अमोर्टाइजेशन होनी चाहिए है, जस्ट लाइक PPE। तो PPE के साथ जो डेफर्ड लायबिलिटी है उसका भी टोटल लगाएं कि वो कितना हो गया हुआ है। किधर गया डेफर्ड लायबिलिटी, कितनी हो गई है जी डेफर्ड लायबिलिटी, टोटल 120 जमा 200 जमा 80, टोटल हो गई है 400 की। अब एंट्री होनी है डेफर्ड लायबिलिटी डेबिट और इनकम क्रेडिट। 400 की कंट्रीब्यूशन आई हुई है, आप इनकम में जाएंगे और 400 के ऊपर आपने वर्किंग बनाई 5% ज़रब 9/12, ये 15 बन गई। इसकी एंट्री हमने पास की डेफर्ड लायबिलिटी डेबिट और इनकम क्रेडिट 15 से, अपनी लायबिलिटी को कम किया और इनकम में लिख दिया। इनकम में भी लिखा गया लायबिलिटी, डेफर्ड लायबिलिटी डेबिट हुई है और क्रेडिट में से डेबिट क्या होता है, लेस होता है। आपने ये वाली एंट्री भी पास कर दी। उसके आगे आप चले तो अगली एडजस्टमेंट आपके लिए मौजूद थी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मेडिसिन इंक्लूड्स, क्लोजिंग इन्वेंट्री में शामिल है एक मेडिसिन जिसकी कॉस्ट कितनी थी, 20 मिलियन। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री है कितने की वो तो पहले मालूम करो, कितनी है जी क्लोजिंग इन्वेंट्री, 34 की है। 30 में से एक चीज़ है 20 की, टोटल 30 है, एक चीज़ 20 की है तो बाकी कितने की होंगी, 14 की, ऐसे ही है। ठीक है, ये उसकी क्या चीज़ आ गई, कॉस्ट आ गई। दीज कुड बी सोल्ड एट 4 मिलियन एज दीज आर बीइंग सोल्ड एट नॉमिनल प्राइसेस।
although these medicine could be purchased again at 18 मिलियन, दोबारा से परचेज कितने में हो सकती है? 18 मिलियन। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी हुई? 18 की, बिकॉज द प्राइसेस आर रिड्यूस बाय द सप्लायर। तो ये 18 की हो सकती है, ये तो 14 की रहेगी, या इसको आप कैलकुलेट ही ना करें। इसका मतलब जो मेरा स्टॉक है वो 2 से गिर जाना चाहिए, 14 और 18 टोटल हो जाना चाहिए 28 का। तो 2 से क्या करो, अपने स्टॉक को गिराओ, एंट्री पास करो, लॉस डेबिट और इन्वेंटरी क्रेडिट 2। बस इतनी सी कहानी है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट के साथ देखना है, एनआरवी के साथ नहीं देखना। रिप्लेसमेंट कॉस्ट के साथ आपने देखा और एंट्री पास कर दी 2 की, लॉस की, यहाँ कहीं पे लॉस की आ रही होगी। मेडिसिन यूज्ड 2 की एडजस्टमेंट, आप अलहदा से भी लॉस लिख सकते हैं, लॉस डेबिट और इन्वेंटरी क्रेडिट। इन्वेंटरी किधर गई? डन। 34 में से 2 गए, बाकी 2 ही माइनस होने थे ना। 14 जमा 18, मैंने गलत वैल्यू तो नहीं लिख दी थी वहाँ पे, कुछ 28 की भी कहानी मैंने लिख दी थी शायद। हाँ, यहाँ पर गलती हो गई हुई है। चौंतीस 32, ये 32 के ऊपर वैल्यू आ गई। दिमाग अभी काम कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आपका थोड़ा सा कम हो गया, मुझे पता चल रहा है। जी, तो ये क्या थी? एडजस्टमेंट्स थी। अब एक छोटी सी एडजस्टमेंट मज़ीद है, उसको डील करके कहानी को क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। वो है जनाब करंट पोर्शन ऑफ डेफर्ड लायबिलिटी एंड नथिंग एल्स। बाकी सवाल क्या हो गया हुआ है? मुकम्मल हो गया हुआ है। करंट पोर्शन डेफर्ड लायबिलिटी का आपको पता है कि आपने अगले साल में करनी है 20 की ट्रांसफ़र, तो ये यहाँ से निकालेंगे और अलहदा से निकाल कर करंट पोर्शन में लिख देंगे। आप इतना सा सवाल कर दें और कुछ भी ना करें, आपको मार्क्स 70-80% मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने तो सवाल मुकम्मल सॉल्व कर दिया, जस्ट टोटलिंग नहीं की। अगली कहानी, पेपर में टोटलिंग नहीं करनी, टोटलिंग नहीं करनी, टाइम नहीं है। आपने यहाँ पे लिखा A, एक्सपेंसेस का टोटल लिखा B, यहाँ पर लिखा A माइनस B इज इक्वल टू C। इस C को उठाया और C को लेकर आए यहाँ पर C, और अब आपको इन तमाम स्टेप्स के मार्क्स मिल चुके हुए हैं। इट्स अ गारंटी। इस चीज़ के ऊपर मेरी बात हो चुकी हुई है, ठीक है? आपको मार्क्स मिल चुके हुए हैं। असल में हमारे स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, इसके मार्क्स होते हैं स्टेप्स के। मैंने तो टोटल नहीं लगाया, ये सुबह भी मैंने यही बात की थी आपसे। क्या ना, कोई ज़रूरत नहीं है, सवाल मुकम्मल हो गया, कहानी ख़त्म। आपके ये बताएं टोटल करने में कितना टाइम लगना है? 5-6 मिनट आप टोटल करने में लगा देते हैं, और उसके मार्क्स क्या मिलने हैं? कुछ भी नहीं। मेजर एडजस्टमेंट्स आप कर जाएं और पेपर मुकम्मल कर जाएं, आपका पेपर पास हो जाएगा। अच्छा, आपके सामने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट खड़ा हुआ है, अगर मैं कहूं कि मैंने ये वाले काम खुद ऐसा काम किया हुआ है, फिर मान लेंगे? मैंने CM में जो है पेपर, इसका एक
बिग पेपर मैनेजमेंट अकाउंटिंग हुआ करता था, अब ख़त्म हो गया होगा। सिर्फ 2 सवाल मुकम्मल किए थे, मुकम्मल 100% सॉल्व, बाकी में यही वाले काम किए थे। बाकी में मीन्स मैंने ये काम कर दिया, मुझे एक एडजस्टमेंट नहीं आती। क्या नहीं आती? एक एडजस्टमेंट नहीं आती। या तो मैंने कोई अमाउंट अज्यूम कर दी कि जनाब मुझे समझ नहीं लग रही है कहाँ से आना है, लेकिन इससे आगे मुझे चलाने के लिए एक वैल्यू चाहिए, मैंने लिख दिया एज्यूम्ड, ये मैंने लिख दिया, और अब इससे जो वैल्यू मालूम होनी है सिर्फ उसके स्टेप्स के मार्क्स कटे मेरे, इससे अगले जितने स्टेप्स हैं उन सब के स्टेप्स के मार्क्स मिल गए। क्या एग्जामिनर को इल्हाम होना है कि ये वाली वैल्यू जो आएगी ये मेरा स्टूडेंट यहाँ पर जाकर अनरेस्ट्रिक्टेड में लिखेगा, रेस्ट्रिक्टेड में लिखेगा, एंडोमेंट में लिखेगा, कहाँ पर लिखेगा बताएं? इल्हाम तो नहीं होना ना उसे। लेकिन क्या अगर मैंने ये सारा काम C = A - B लिख दिया है और इसको ले जाके यहाँ पर C प्लेस कर दिया, तो अब उसे पता चल गया कि ये कहाँ पर लेकर आएगा, तो उस कॉन्सेप्ट को यहाँ से शिफ्ट करने के मार्क्स मिल गए, टोटल के कोई मार्क्स नहीं होने। मैंने यहाँ पर टोटल एक भी नहीं लिखा बेटा, मैंने तो सारा काम इधर लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इट्स अ टोटल, दीज आर द एग्जामिनेशन टेक्निक्स। खुदारा इनके ऊपर काम करें। आधे से ज़्यादा स्टूडेंट की फेलियर की रीज़न एग्जामिनेशन टेक्निक्स है, नॉलेज नहीं है। वो पेपर मुकम्मल नहीं कर पाते, पेपर मुकम्मल कर लिया समझे पास हो गए। मैं भी फेल हुआ होता, 8 सवालों में से 6 सवाल मुकम्मल ना किए होते और 2 सवाल सिर्फ मुकम्मल किए होते, क्या फेल हुआ होता कि ना हुआ होता? हुआ होता ना। आपकी अजम्पशंस के मुताबिक मैं फेल हुआ होता, लेकिन मैं पास हुआ। उससे पिछली अटेम्प्ट में मैं फेल हुआ, क्यों? मेरा एक सवाल रह गया था। मैं फेल हुआ ऑडिट के पेपर में, थ्योरी के पेपर में, क्यों? मुझसे सवाल मुकम्मल नहीं होते थे, मेरी हैंड राइटिंग स्लो थी। मैंने थ्योरी के पेपर के अंदर मैंने काम क्या किया था, मैंने मिनीमोनिक्स दे दिए थे। मिनीमोनिक्स मीन्स शॉर्ट वर्ड्स। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन = SOFP। पूरे पेपर में जहाँ पर मर्जी मैं SOFP लिखो, मैंने पहले पेज पर बता दिया स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब SOFP है पूरे पेपर में। मैंने अगर ये थ्योरी के पेपर में किया था और मैं पास हुआ हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि मैंने कन्वे कर दिया एग्जामिनर को, मुझे काम आता है, मुझसे लिखा नहीं जा रहा बार बार। काइंडली खुदारा इस चीज़ के ऊपर काम करें, अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर लें। मैंने आइडेंटिफाई किया था मेरी वीकनेस ये है कि मैं स्पीड तेज़ नहीं कर सकता, मैंने उसका हल दूसरा निकाला। किसी से नहीं पूछा, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से नहीं पूछा जनाब मैं ये काम कर लूँ कि ना करूँ, अपने आप से पूछा है यार मैं कैसे मुकम्मल कर सकता हूँ पेपर, क्योंकि मेरा टारगेट है पेपर को मुकम्मल करना। नहीं करेंगे रह जाएंगे, कर जाएंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे आपने टोटल किया, ये टोटल जोन से भी हैं, अब ये भी टोटल नहीं हुए, ये भी टोटल नहीं हुए। कोई जल्दी जल्दी हो जाता है, कोई नहीं होता। अब इनको पहुँचाना है कहाँ पे? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। एग्जामिनर उधर से शुरू हो चुका हुआ है पेपर लेना, और ये आपका सवाल है आखिरी, ये सवाल है आपका आखिरी। या फिर आपने घड़ी देखी है और टाइम है सिर्फ 1-2 मिनट, मज़ीद दे सकते हैं स्टेप क्वेश्चन को और नहीं दे सकते। यहाँ पे लिखें PQR, यही फंड है, यहाँ से उठाएं और अनरेस्ट्रिक्टेड को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में टॉप पर लेकर जाएं फंड। यहाँ पर लिखें P। रेस्ट्रिक्टेड फंड रिसर्च फंड, देखें उसको क्या नाम दिया है? Q। उसी तरतीब से लिखें तो ज़्यादा अच्छी बात है। QR, मैंने तो कुछ भी नहीं लिखा, मुझे वहाँ से यहाँ पर लाने के मार्क्स मिल गए हैं, कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर शिफ्टिंग के मार्क्स हैं, मैंने तो टोटल लगाया नहीं, मार्क्स फिर भी अचीव कर दिए।
खुदारा अपनी वर्किंग को क्या कर लें, स्मार्ट कर लें, थोड़ा सा काम कर लें, आपका पेपर पास हो जाएगा इंशाल्लाह। सिर्फ नॉलेज से पेपर पास नहीं होता, नॉलेज और अगर अप्लाई कर दिया 3 घंटे में तो पास हो जाएगा, नहीं किया तो पास नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी सी एग्जामिनेशन टेक्निक्स हैं, इनके ऊपर थोड़ा सा काम कर लें। नमाज को बहुत लेट हो गई है, जल्दी जल्दी असर की नमाज़ पढ़ें, फिर ज़रा क्विक ओवरव्यू करेंगे हम बाकी टॉपिक्स पे। इससे रिलेटेड जो बाकी 1-2 क्वेश्चन हैं वो मैं आपको वीडियो में दे दूंगा कि उसमें पेपर में एग्जामिनेशन के स्टाइल में कैसे काम करना है। मेरा आदत यही है कि मैं जब सॉल्यूशन के ऊपर पहुंचता हूँ, पास पेपर पे पहुंचता हूँ, मैं क्लास में भी एग्जामिनेशन स्टाइल में करवा रहा होता हूँ कि अब कौन सा एडजस्टमेंट करनी है, स्टूडेंट से पूछता हूँ कि अब कौन सी करनी चाहिए, अब कौन सी करनी चाहिए, अब कौन सी करनी चाहिए, तो वो आपको इंशाल्लाह वो मिल जाएंगी। थैंक यू। एक ब्रेक करते हैं, नमाज की जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ें, लेट बहुत हो गई है, मुझे पता भी नहीं चला टाइम का।